हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के श्याम आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। बी है उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य दें। सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। हमें पहले बच्चे की कठिनाई का पता लगाना है कि आखिर वो गृह कार्य नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, और उसके अनुसार उसकी परेशानी, उसकी जो कठिनाई है उसके अनुसार कक्षा कार्य को हम लोग समायोजित करेंगे और उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बी है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। सी है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। और डी है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना जरूरी नहीं है, और बाकी के जो ए और बी और डी है ये हमारा सही आंसर है। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। ऑप्शन ए है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। बी है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सी है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। और डी है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो देखिए, इसमें क्या है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उन्होंने बनाने को कहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि बच्चे पाचन से संबंधित क्या जानते हैं, उनका पूर्व ज्ञान जो है वो क्या है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। बी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। सी है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को दिखाएं। और डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो देखिए, इसमें जो सबसे उपयुक्त जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। इससे क्या होगा कि बच्चे संवेदनशील बनेंगे, साथ ही उनमें ये धारणा उनकी टूटेगी कि कोई भी एक जो व्यवसाय है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं या फिर केवल महिलाओं के लिए ही बना है। कोई ऐसे ये इस तरीके से नहीं बांटेंगे कि हाँ, अगर घर का काम है तो केवल महिला करेगी और बाहर का कोई भी काम है तो केवल पुरुष करेंगे। तो इससे वे संवेदनशील बनेंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी है मजबूतियों एवं कमजोरियों को पहचानना। और डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें उपाख्यान अभिलेख में हमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, तो वो है हमारा इसमें केवल मुख्य रूप से हम समस्याग्रस्त स्थितियों को ही नहीं लिखते हैं और ना ही केवल निर्णय वाले कथन को लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे की रुचियों आदि के संबंध में लिखा जाता है, साथ ही उनकी जहाँ पे कमजोरी है उसे भी लिखेंगे, लेकिन जिस पॉइंट पे बच्चा अच्छा है उसे भी लिखेंगे। ये नहीं केवल कि जो जहाँ पे वो समस्याग्रस्त है केवल उसे ही नहीं लिखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है।
ऑप्शन ए है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बी है चीजें कैसे काम करती हैं, सी है पदार्थ और डी है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग जानते हैं कि जो 6 मुख्य थीम है उसमें हमारा ये ए आंसर जो है ये वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये इसके मुख्य थीम में से एक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, सी है एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे और डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि एकीकृत ईवीएस कक्षा, तो इसमें क्या होता है कि ईवीएस में केवल पर्यावरण संबंधी मुद्दे ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित मुद्दे भी इसमें होते हैं। साथ ही साथ हमारे विज्ञान के भी कुछ जो चैप्टर होते हैं वो इसमें मिले होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, तो इसको मिला के एकीकृत रूप से ईवीएस बनता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ए है स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, बी है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना और डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो देखिए इसमें जो सबसे जो बेहतरीन कह सकते हैं या फिर सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। किसी नज़दीक के स्थान पे क्षेत्र भ्रमण पर जब हम लेके जाएंगे बच्चों को तो वो उनका जो इंद्रिय है वो सक्रिय रूप से वो बच्चे सीखेंगे, साथ ही वो एक्टिव होंगे वहाँ पर ज़्यादा। इन बाकी के जो 3 ऑप्शन है इसकी तुलना में ज़्यादा एक्टिव वो यहीं पे होंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बी है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए और डी है ध्यान खींचने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ही प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर इसे बढ़ावा दिया जाता है ताकि बच्चे जिज्ञासु बने, ये नहीं कि वो बस चुपचाप से बैठ के सुनते रहें। तो ये बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो हमारे गलत हो गए। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्नों के माध्यम से ही अनुशासन में रखा जा सकता है या फिर ध्यान खींचने के लिए प्रश्न किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोकार, बी है अवधारणा मानचित्रण, सी है सहयोग और डी है न्याय के प्रति सरोकार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, ये अवधारणा मानचित्रण इसका एक व्यापक संकेतक नहीं है और जबकि समानता के प्रति सरोकार, सहयोग की भावना और न्याय के प्रति सरोकार जो है वो ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक है, ये तीनों ही, लेकिन अवधारणा मानचित्रण नहीं है। आगे देखेंगे। अगला है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, बी है दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में, सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, डी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। आमतौर पर हम पाठ्यचर्या के भार को कम करने को सही आंसर नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें यही उपयुक्त आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी के कोई भी आंसर हमारा इस पे उपयुक्त नहीं बैठता है। क्योंकि हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने के लिए हमें एकीकृत करना पड़ा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, या फिर ये नहीं है कि संकल्पनाओं की अधिक संख्या में हम ज़्यादा चैप्टर उनको पढ़ा रहे हैं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है। बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा कि केवल सूचना और विवरण के बारे में सिखाने के लिए हमने ईवीएस को एकीकृत किया है। सी भी नहीं कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करके और कुछ विशिष्ट प्रकरणों को ही हम पेश करें। आखिर ऐसा क्यों करेंगे?
तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि इससे पाठचर्या की भार भी कम होती है, साथ ही शिक्षार्थी जो है वो सार्थकता पूर्वक सीखते भी हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समग्र रूप से देखते हैं, वो चीज़ों को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण आदि में बांट नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, और डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल का विकास करना। तो देखिए, ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है, इससे क्या होता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है कि किस स्थान से कौन सी किस दिशा में है और कहाँ पे स्थित है, इससे हमें पता चलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, बी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सी है भागिता, और डी है याद करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, याद करना हमारा आकलन का संकेतक नहीं होता है, केवल रटना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, सी है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, और डी है बच्चे को वो स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। इसमें हमसे पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, यह बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषा याद करवाना, बताना या फिर इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए है काम और खेल, बी है भोजन, सी है आवास, और डी है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, काम और खेल जो है ये मुख्य थीम में से नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।